हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्केन के बारे में, इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम जानते हैं कि एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 रखा गया है। इसका पहला मेंबर मीथेन CH4, दूसरा मेंबर इथेन C2H6, तीसरा मेंबर प्रोपेन C3H8 होता है। जहां तक एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि कितने तरीकों से इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 केमिकल रिएक्शन शो की हुई हैं जिसके थ्रू आप एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वुड्स रिएक्शन के थ्रू एल्केन बनाना सिखाया था, तो जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम बाकी रिएक्शन की भी बात करेंगे। वुड्स रिएक्शन के बाद सेकेंड रिएक्शन आती है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर हम पढ़ने वाले हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, फिर कोरे हाउस सिंथेसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैंकलिन रीजेंसी रिएक्शन, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं गिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, हम इसको बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन के थ्रू, हम इसे बना सकते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस के हाइड्रोजनेशन के थ्रू, हम बना सकते हैं इसको मेटल कार्बाइड्स की वाटर से रिएक्शन के थ्रू। तो बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। आइए, तो जहां तक वुड्स रिएक्शन का सवाल है, वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से जब ट्रीट किया जाता है तो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। RX ये आपका एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम से। यहाँ जनरली एक ही टाइप का एल्काइल लिया जाता है, अगर ये RX है तो ये भी RX लेना है। ड्राई ईथर एज ए सोलवेंट इसमें यूज करते हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है और NaX तो बाहर निकल जाता है और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाने में 2-4 इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखनी है। पहली बात कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में इसमें रेडिकल बनता है और रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू RR जुड़ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वुड्स रिएक्शन से आप मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ड्राई ईथर लेंगे तो एल्केन बनेगी, और अगर आपने गलती से मॉइस्ट ईथर ले लिया, नम ईथर ले लिया, तो उस केस में आपके साथ में जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? एल्कोहल बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब आप सोडियम को मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखेंगे तो ये NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि NaOH, एक्वस NaOH जब भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? SN2 रिएक्शन का। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी एक्वस NaOH के साथ में या KOH के साथ की जाती है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? आपका एल्कोहल बन जाता है, NaX बाहर आ जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप वुड्स रिएक्शन के थ्रू एल्केन बनाना चाहते हैं, आपको जो ईथर लेनी है वो ड्राई कंडीशन लेनी है, मॉइस्चर उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें देखते हैं, हमने बोला अगर ये R आपका 3 डिग्री एल्काइल है, अगर ये R आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, उस केस में इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन के साथ साथ, बोलिए लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, डिस्प्रपोर्शन यानी कि विषमानुपातन की संभावना भी बन जाती है। इससे एल्केन विदाउट एनी कपलिंग रिएक्शन, विदाउट एनी रिएक्शन और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि यहां तो जो एल्केन बनी वो RR बनती है ना नॉर्मली, अगर आपने डिस्प्रपोर्शन किया तो RH नॉर्मल एल्केन बन जाएगी, उसमें कार्बन का नंबर उससे डबल नहीं होगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें आपने वुड्स रिएक्शन में सीखनी है। और जहां तक इसकी मैकेनिज्म का सवाल है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके मैकेनिज्म के बारे में, इसके 13 एग्जांपल्स के बारे में डिटेल से इसको बता रखा है। वुड्स रिएक्शन का यूज मीथेन बनाने में नहीं करते। एक और खास बात आपको याद रखनी है कि वुड्स रिएक्शन, 5वां पॉइंट, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने में यूज की जाती है। इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी इससे, यानी कि अगर आपको बनानी है तो आप इससे इथेन बना सकते हैं।
ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं। प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन इस तरह की एल्केन जनरली इस मेथड से नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि अगर आपने ये दोनों डिफरेंट ले भी लिए, R और R डैश मान लीजिए, तो ओड नंबर कंटेनिंग एल्केन बन तो जाएगी, लेकिन इवन नंबर वाली भी बनेगी, क्योंकि R के साथ R भी क्लब होगा और R डैश के साथ R डैश भी क्लब होगा। तो इससे आपके पास एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा। और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इस मिक्सचर में से उस ओड नंबर वाली हाइड्रोकार्बन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जनरली इसका यूज हम इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाने में करते हैं। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड रिएक्शन इज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहा हूं, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं ऐसे 2RCOONA प्लस 2H2O, ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और बना देंगे RR प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। ये एक रिएक्शन है, ये होती है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इसमें एक्चुअली, आइए इसकी मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। अगर हम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस की मैकेनिज्म स्टडी करें तो सबसे पहले तो आपने इस सोल्ट को आयनाइज करना है। हालांकि हम जानते हैं कि सोल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं तो ये वैसे ही फुल्ली आयनाइज फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इस रिएक्शन को ऐसे शो करते हैं कि मैंने 2 मोल सोडियम सोल्ट को आयनाइज किया, जिससे 2 मोल बन गया मेरे पास कार्बोक्सिलेट एनायन और 2 मोल बन गए सोडियम आयन के। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड पे मूव करते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, और एनायन का मूव करते हैं एनोड पर। तो क्योंकि ये एनायन है, ये किधर जाएगा, ये एनोड पर जाएगा। कौन सी प्लेट होती है? एनोड, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है। और कैटायन किस पर जाएगा? कैटायन जाएगा कैथोड पर, और कैथोड कौन सी प्लेट होती है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज। जब भी कोई स्पीशीज एनोड पर जाती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि जब भी कोई स्पीशीज एनोड पर जाती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं ऑक्साइड आयन की स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे पर कार्बोक्सिलेट आयन तो 2 मिलके कितने लूज कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो आप देखना इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करके, यहां पर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन शो किए थे, अब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, यानी कि हर कार्बोक्सिलेट आयन ने कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया? 1, क्योंकि मैंने 2 मोल लिए हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। और ये आपको सामने इलेक्ट्रॉन का जब भी रिमूवल होता है ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगले स्टेप में ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन से बनने वाला रेडिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे तो आपके सामने 2R रेडिकल बन जाएंगे। ये देखिए, आपने इस डॉट को हटा दिया तो R डॉट और R डॉट, 2 तो R डॉट बन जाएंगे और 2 CO2 रिलीज हो जाएगी। आप लोग जानते हैं अच्छे से, 2 रेडिकल आपस में क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। तो R डॉट और R डॉट मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इस रिएक्शन में एल्केन और CO2 कौन से इलेक्ट्रोड पर रिलीज होते हैं, तो आंसर क्या देंगे हम? ये दोनों की दोनों गैसेज एनोड पर रिलीज होती है। ये दोनों की दोनों गैसेज कहां रिलीज होती है? एनोड पर। अगर मैं इसका कैथोड वाली रिएक्शन लिखता हूं तो कैथोड पर क्या होगा, आइए देखते हैं। कैथोड पर कौन मूव करेगा? कैटायन। और जब ये कैटायन 2 सोडियम आयन कैथोड पर मूव करते हैं, हम जानते हैं कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 मोल सोडियम मेटल बनाएंगे और ये 2 मोल सोडियम मेटल
वाटर से इंटरेक्ट करके 2 मोल ऑफ NaOH और H2 गैस को रिलीज करेंगे। 2 मोल ऑफ NaOH और H2 गैस को रिलीज करेंगे। यानी कि ये दोनों जो केमिकल्स होते हैं ये कौन से इलेक्ट्रोड पर फ्री होते हैं? कैथोड पर फ्री होते हैं। तो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो एक तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें भी वुड्स रिएक्शन की तरह पर फ्री रेडिकल बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों रेडिकल क्लब होकर एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में भी हम मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसके अगर मैं की पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूं, अगर मैं कोलबेज के की पॉइंट आपसे डिस्कस करूं, तो पहला की पॉइंट ये है कि इसमें मीथेन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। दूसरा की पॉइंट ये है, अगर मैं सोडियम कार्बोक्सिलेट की जगह पर सोडियम फॉर्मेट यूज करता, अगर मैं सोडियम कार्बोक्सिलेट की जगह पर सोडियम फॉर्मेट यूज करता, तो बताइए कौन सी गैस बनती? तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं बनती, कौन सी गैस रिलीज हो जाती? H2। कैसे? आइए देखते हैं। R की जगह H होगा तो यहाँ H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, तो ये मॉलिक्यूल टूटकर 2 H डॉट देगा, और H डॉट और H डॉट मिलकर कौन सी गैस रिलीज करेंगे? H2 गैस। तो सोडियम फॉर्मेट का अगर हम कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोकार्बन रिलीज नहीं होती, एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इस रिएक्शन में अगर आपने R 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लिया, ध्यान से सुनिएगा, तो उस केस में हमारे पास इस रिएक्शन के थ्रू एस्टर बनने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में एस्टर भी दे रखा है कि एस्टर भी बनता है कोलबे में, आप समझ आना ये R कौन सा ग्रुप होना चाहिए? ये R 3 डिग्री होना चाहिए। तो 3 डिग्री अगर आप R लेते हो तो ये R डॉट से क्लब होकर एक बाय प्रोडक्ट देता है। वो बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है? एस्टर बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करूं, जैसे सक्सिनिक एसिड यूज करूं, सक्सिनिक एसिड का सोडियम सोल्ट यूज करूं, तो याद रखिएगा अगर मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किए, उनके सोडियम सोल्ट यूज किए, तो इसमें एल्केन की बजाय क्या बन जाती है? एल्कीन्स बन जाती है। तो अगर मैं यहां पर फोर्थ पॉइंट लिखता हूं, मान लीजिए मैंने यूज किया सोडियम सक्सीनेट, मान लीजिए मैंने यूज किया सोडियम सक्सीनेट, सक्सीनिक एसिड का सोल्ट है। तो क्योंकि आपको मैकेनिज्म मैंने बता दी है, आप समझ जाएंगे अल्टीमेटली क्या होगा। ये रिलीज होगा, पहला स्टेप, CO2 निकल जाएगी, दूसरा स्टेप, और इसका डॉट आपस में कंबाइन होके, बोलिए क्या पॉसिबिलिटी है? कौन सी हाइड्रोकार्बन बन जाएगी? इथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इथीन बन जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि मीथेन की फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सोडियम फॉर्मेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो H2 बनती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर R आपने 3 डिग्री ग्रुप लिया तो इसमें बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में एस्टर भी बन जाते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट लिए तो अकॉर्डिंग टू कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन की। और एक बात तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में बताइए एनोड पर कौन सी 2 गैसें बनती हैं? हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन और CO2। कैथोड पर कौन कौन बनते हैं? NaOH और H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड रिएक्शन के बारे में, जो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे हम बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में एक बेसिक बात याद रखनी है कि उसमें जो स्पीशीज बनती है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, उसमें बनते हैं कार्ब एनायन। कौन सी स्पीशीज बनती है उसमें? कार्ब एनायन। आ जाइए, तो थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन के आगे अगर डीकार्बोक्सिलेशन लिखा हुआ है तो पहली बात तो सीख जाइए उस रिएक्शन में क्या होने वाला है।
रिमूवल ऑफ CO2 गैस होने वाली है। जिन जिन में डी कार्बोक्सिलेशन हो आप समझ जाइए उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2 गैस होगी। हालांकि डी कार्बोक्सिलेशन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत लेंथी टॉपिक है। हम चाहें तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक साथ डी कार्बोक्सिलेशन स्टडी कर सकते हैं, पर क्योंकि मैंने अपनी बात को एल्केन तक ही लिमिटेड रखना है तो मैं एल्केन की बात ही करता हूं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन या इसके सोडियम सोल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से करता हूं, इस मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम, जो कि कास्टिक सोडा और पिक लाइम का मिक्सचर होता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बन जाती है RH और CO2। आपको समझने के लिए बता रहा हूं, बस केवल RH और CO2 गैस आपकी निकल जाती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। आइए देखते हैं ये क्या होती है रिएक्शन। तो मैंने बोला कि पहले स्टेप में अगर मैं डायरेक्ट सोडियम सोल्ट ही लेता हूं तो मेरे पास में ये सोल्ट है। जब ये आयनाइज हुआ, NaOH से रिएक्शन करके बना सकता है ना सोल्ट है, जब ये आयनाइज होता है तो बनता है ये वाला आयन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अब पिछले रिएक्शन में और इसमें एक फर्क है। पिछले रिएक्शन में इसने क्या किया था, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था और उससे बन गया था रेडिकल। उस रेडिकल में से कौन बाहर निकल गया था, CO2, और क्या छोड़ के गया था, R डॉट। यहां ऐसा नहीं होता बच्चों। यहां पर क्या करना है आपने, ये इलेक्ट्रॉन अगर इनके बीच में बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए तो R नेगेटिव के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है इसमें। तो R बनता है R नेगेटिव और CO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब ये R नेगेटिव है, आपको पता है मीडियम में वाटर तो है ही, तो ये वाटर से इंटरेक्ट करके RH और OH नेगेटिव रिलीज कर देती है। R नेगेटिव आपको पता ही है, मिथाइल CH3 नेगेटिव, C2SO नेगेटिव, ये बहुत अच्छे बेसिस होते हैं। तो आराम से वाटर गैस पॉजिटिव को लेंगे और एल्केन की फॉर्मेशन करके OH नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सोल्ट नहीं लिखा था कि यहाँ पर जो सोल्ट बना आपका, ये कैसे बना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन OH नेगेटिव से की होगी आपने, और जब आपने OH नेगेटिव से रिएक्शन की तो एक OH आपने यूज किया और एक OH आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो नेट OH के नंबर में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए बैलेंस इक्वेशन में हम कोशिश करते हैं कि हम Na नहीं लिखते, तो रिएक्शन बड़े आराम से स्टोइकियोमेट्रिकली भी हम डील कर सकते हैं। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्म में कार्ब एनायन बना है बच्चों। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बना है, कार्ब एनायन। और जिन जिन रिएक्शंस में कार्ब एनायन बनता है उन सभी रिएक्शंस में एक चीज होता है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब कौन ज्यादा अच्छा सबस्ट्रेट है इनके लिए, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपसे भी पूछे कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको कई सारे सबस्ट्रेट दिए हुए, बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन के लिए, कौन कम रिएक्टिव है। तो समझ जाइए जिस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो ज्यादा अच्छा है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो ज्यादा अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपको दिया जाए एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला, जिसमें मैंने लिखा हुआ है OR। एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ये दे रहा हूं जिसमें आपने लिखा हुआ है H। एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ये दे रहा हूं जिसमें आपने लगा रखा है CN, और एक कार्बोक्सिलिक ये दे रहा हूं जिसमें आपने लगा रखा है NO2, जिसमें आपने लगा रखा है NO2। तो हम जानते हैं इसका +M, इसका 0 इफेक्ट, इसका -M, इसका भी -M। इन दोनों में ज्यादा अच्छा -M किसका, NO2 का। तो मैंने बोला जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा उतनी ज्यादा इन सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी होगी। तो बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में कौन है, NO2 वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है NO2। फिर साइनाइड वाला है, फिर आपका नॉर्मल H, और उसके बाद में OR। तो कभी भी आपको इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसी बेस पर करेंगे जिस बेस पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को हम डील करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन।
जिन रिएक्शंस के इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होते हैं वो रिएक्शन उतनी क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है और इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ था, रेडिकल बना था R डॉट, उस R डॉट ने R डॉट से रिएक्शन करके बनाया RR। कोलब्रिज इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या बना अल्टीमेटली, R डॉट और R डॉट ने कंबाइन करके क्या बनाया, RR। लेकिन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में R डॉट नहीं बना, R नेगेटिव बना है, और इसने वाटर के H प्लस को लेके क्या बना दिया, इसने बना दिया RH, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे अदर रिएक्शंस की। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद अब मैं एंटर कर रहा हूं चौथी रिएक्शन, जिसको बोलते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस, जिसे बोलते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस। पहली बात तो याद रखिए, जिस तरह से मैंने बोला कि वुड्स रिएक्शन ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे एल्केन्स को बनाने के लिए यूज की जाती है जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, और कोरे-हाउस का यूज उन एल्केन्स को बनाने में करते हैं जिनमें ओड नंबर ऑफ कार्बन होता है। यानी अगर आपको ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन चाहिए तो कोरे-हाउस से बना लीजिए, इवन नंबर एल्केन चाहिए तो वुड्स रिएक्शन से बना लीजिए। तो अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 4 की, जिसका नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस, जिसका नाम है कोरे-हाउस सिंथेसिस। इसमें एक रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट, R2CuLi। एक तरह से ऐसे मान लीजिए आप इसको, इसका नाम है लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। इसको हम गिलमान रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, गिलमान रिएजेंट है। जिस तरह गिलमान रिएजेंट याद करते हो उसी तरह से गिलमान रिएजेंट भी आपको याद रखना। जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई जाती, याद रखना है कि ये वाला R और ये वाला R क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी आपको जो एल्कीन मिलेगी वो ओड नंबर कार्बन की मिलेगी। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से रिएक्शन होती है। इसका जो R होता है वो एल्काइल हैलाइड पर बैक साइड से अटैक करता है, और ये R नेगेटिव, ये R' पॉजिटिव, ये मिलके क्या बनाएंगे, RR' बनाएंगे। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या क्या बन जाते हैं, देखिए अगर ये X नेगेटिव बनेगा और Li पॉजिटिव बनेगा तो LiX ये आपने बाहर निकालना है, आसान है। और जब इस पूरे सोल्ट में जिसमें से R2Cu नेगेटिव था, R नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, RCu। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक LiX और एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस रिएक्शन में बनने वाला एल्केन जनरली ओड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग लिया जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम कोरे-हाउस सिंथेसिस। इसी के साथ हम बात करते हैं 5वीं रिएक्शन की। एक रिएजेंट है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो अगर मैंने R2ZN, इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन की RH से, एल्काइल हैलाइड से, तो क्या होता है, इसमें भी RR' बन जाती है, और साथ में 2 मोल ले लीजिए इसकी, और साथ में आपका ZnX2, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। एक 2 R ये रहे, 2 R ये रहे, तो आप क्या कर लीजिए, 2 बना दीजिए एल्केन। एक Zn है और 2 X है, ZnX2 बाहर निकल जाएगा, इससे भी हम एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। फ्रैंकलैंड रिएजेंट से रिएक्शन से भी एल्केन बना सकते हैं। छठी रिएक्शन है इसकी गिरनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम गिरनार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तो बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। GR, जब गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करवाई जाती है जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो सब के सब GR से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चों को लगता है कि सर एसिडिक हाइड्रोजन तो टर्म सुनी है, एक्टिव हाइड्रोजन टर्म क्या होती है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हाइड्रोजन एटम
फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये वाला हो, या वो हाइड्रोजन जो एसिड में प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे मिलके एक कॉमन टर्म बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिव हाइड्रोजन एटम। ऐसा हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या एसिड्स के जितने भी हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में निकलेंगे, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन जो टर्म है वो एसिडिक हाइड्रोजन से भी बड़ी है, क्योंकि इसमें सारे एसिडिक हाइड्रोजन तो आते ही हैं, साथ में ये 3 और एलिमेंट के साथ अगर जुड़ा हुआ है वो भी किस में काउंट होते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन में काउंट होते हैं। आपको पता ही है बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, या एसिड्स का हाइड्रोजन है। तो यानी कि बहुत से केमिकल ऐसे हैं जो गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट की इस तरह की सब्स्टिट्यूशन में एल्काइल ग्रुप जो होता है RMgH R नेगेटिव का काम करता है, यानी कि इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट है वो R नेगेटिव है, R पॉजिटिव नहीं। आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। जैसे कि मैंने बोला कि गिग्नार्ड रिएजेंट जो कि RMgX होता है, जिसका केमिकल नेम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसका केमिकल नेम है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे कंपाउंड से करूं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, तो ये उन सभी से रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। आइए इसको समझते हैं। तो अगर मैं रिएक्शन करता हूं, RMG इसको ऐसे लिख देता हूं समझाने के लिए। याद रखिएगा इसका R बनेगा नेगेटिव और मेटल तो हमेशा क्या बनता है? पॉजिटिव। तो ये किस किस केमिकल से रिएक्शन कर सकता है? आइए देखते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, सारे तो नहीं शो कर सकता, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अगर इसने रिएक्शन की HOH के साथ में, इसने रिएक्शन की HOR के साथ में, इसने रिएक्शन की अमोनिया के साथ में, इसने रिएक्शन की प्राइमरी अमीन के साथ में, इसने रिएक्शन की सेकेंडरी अमीन के साथ में, इसने रिएक्शन की HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ में, इसने रिएक्शन की HCl के साथ में, इसने रिएक्शन की किसी भी एसिड के हाइड्रोजन के साथ में, बहुत सारे केमिकल्स हैं। इसने रिएक्शन की H2S के साथ में। तो इन सभी केमिकल से रिएक्शन करके HI के साथ में, HCl तो लिख दिया मैंने, HI के साथ में, और जितने भी ये कंपाउंड है, चाहे आपका नाइट्रोजन से लगा हो, चाहे HF से लगा हुआ हो, ये आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एसिडिक से लेकर सारे ऐसे अगर मैं ले लिए, तो ये क्या करता है? ये इस R से रिएक्शन करके ये प्लस की फॉर्म में जाएगा। तो सभी मैंने H को प्लस कर दिया और दूसरे पार्ट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और ये R माइनस ही है, तो यू विल सी कि आपकी जो रिएक्शन होगी ये सारे H R के साथ मिलके RH की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और जो रिमेनिंग कंपाउंड होगा वो आप देख सकते हैं क्या बनेगा। ईथर मीडियम में रिएक्शन करवाते, तो R के साथ तो H जुड़ेगा सभी में, तो एल्केन का बनना तो तय हो गया। ये आपके एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। साथ में क्या क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। अगर फर्स्ट की बात करूं तो R ने तो H से बॉन्ड बनाया है, तो क्या OH नेगेटिव के साथ Mg बॉन्ड बनाएगा? तो क्या बनेगा फर्स्ट केस में? Mg के साथ X तो लगा ही दो, यहां पे क्या लगाऊंगा? OH फर्स्ट वाले इससे। इसमें क्या बनेगा? X Mg के साथ बोलिए आप क्या बनेगा? OR जुड़ जाएगा। इसमें कौन जुड़ जाएगा? X Mg के साथ NH2 जुड़ जाएगा। इसमें X Mg और Mg के साथ NHR जुड़ जाएगा। इसमें X Mg NR2 जुड़ जाएगा। इसमें X Mg, ध्यान से ये H गया तो ये नेगेटिव आयन आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ जाएगा। इसमें X Mg के साथ Cl जुड़ जाएगा। इसमें
x Mg के साथ X जुड़ जाएगा, इसमें x Mg के साथ HH जुड़ जाएगा, इसमें x Mg के साथ I जुड़ जाएगा और लास्ट x Mg के साथ में फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये सब बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा जो हमारा मेन पर्पज है उसकी फॉर्मेशन इस तरह से आप कर सकते। तो गिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी जीआर की रिएक्शन आप करवाओ किसी भी चैप्टर में, आप देख लीजिएगा क्या उस कंपाउंड में कोई एक्टिव हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट हुआ तो आप रिएक्शन कौन सी करेंगे, एल्केन फॉर्मेशन करेंगे और कोई एडिशन टाइप की रिएक्शन शो नहीं करेंगे। चलिए, ये तो बात होगी गिग्नार्ड की। अब हम बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन से आप इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर मैं एल्कीन या एल्काइन से बनाता हूं रिएक्शन नंबर 7 फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन, इस रिएक्शन को बोला जाता है साबेटियर-सेंड्रेस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है साबेटियर-सेंड्रेस रिएक्शन। और ये रिएक्शन एक हेट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है बच्चों वो तो सॉलिड फॉर्म में है और जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, गैस फॉर्म में। तो ये एक तरह से इस रिएक्शन में मान लीजिए मैंने एल्कीन को हाइड्रोजिनेट किया, कैटलिस्ट फिक्स है इसके निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो एक H यहां लग जाएगा, दूसरा H यहां लग जाएगा, तो CH2 के साथ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 H ऐड हो जाते हैं। अगर आप याद रख पाए तो याद रखिएगा ये जो एडिशन होता है बेटे वो सिन एडिशन में काउंट होता है। याद कीजिए जब एल्कीन पर हम हैलोजन को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, एंटी एडिशन, लेकिन यहां जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सिन एडिशन। इस रिएक्शन में चाहो तो आप एल्कीन से बना लो एल्कीन, और चाहो तो पहले एल्काइन ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप में सेम कैटलिस्ट लेकर पहले बना लीजिए आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार में H लगा दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगी, एल्कीन। ये एल्कीन थी तो इससे एक ही स्टेप में क्या बन गई, एल्कीन। अगर आपने सबस्ट्रेट लिया एल्काइन, अगर आपने सबस्ट्रेट लिया एल्काइन तो पहले स्टेप में क्या बनेगी, पहले स्टेप में बनेगी एल्कीन। भाई ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले डबल बॉन्ड बनेगा ना, और डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे अगर सेम केमिकल्स सेम कंडीशन में, तो जो आपका CH2 था, ये रहा CH2 था, अब डबल बॉन्ड फिर टूट जाएगा एक बार और ये HH यहां लग जाएंगे और फाइनली आपकी क्या बन जाएगी, एल्केन। तो इस रिएक्शन में जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, इसलिए वो भी जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है अकॉर्डिंगली वो भी आपकी काम करेगी। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है आपने, एडिशन में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपका सिस है और एडिशन होता है सिन तो हमेशा आपको कंपाउंड कैसा मिलता है बेटे, मीजो। अगर आपकी एल्कीन है ट्रांस सिन एडिशन में तो आपका कैसा मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब आप वीडियो देखेंगे मेरी, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सिस एल्कीन लेने पर मीजो बनेगी और अगर ट्रांस एल्कीन लेते हो तो रेसिमिक मिक्सचर। पर याद रखिएगा वो दोनों कार्बन जो बनने वाले हैं ये वाले, ये कार्यलिटी शो करने चाहिए, अदरवाइज मैं इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री डील नहीं कर सकता। तो साबेटियर-सेंड्रेस रिएक्शन में एल्कीन से एल्केन और एल्काइन लेते हैं, एल्काइन से पहले एल्कीन बनती है फिर बनती है एल्केन। दो चार खास बातें आपको इसकी बताऊंगा। पहली खास बात इस रिएक्शन की ये है कि ये एक तरह से हेट्रोजीनस, मैंने हेट्रोलाइटिक लिख दिया था सॉरी, हेट्रोजीनस रिएक्शन है। हेट्रोजीनस रिएक्शन वो होती है जिनमें कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अलग हो
और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अलग। आप जानते हो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन ये कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है। तो ये कौन सा कैटालाइसिस है, ये हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या सिखाई, ये एडिशन कैसा है, सीन एडिशन है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लेते हो निकल तो आपको लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, पर अगर आपने पीटी या पीडी ली तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। हाँ, निकल की जगह अगर आपने रेनी निकल लिया, रेनी निकल, तो भी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर प्रोसीड कर जाती है। इसे बोला जाता है साबातियर-फेनड्रेस रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से भी हम एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस केवल आपको याद कर रखना है, केवल आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है बच्चों, केवल रिड्यूसिंग एजेंट। तो मान लीजिए 8th रिएक्शन की बात कर रहा हूं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो रिएक्शन को शो करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप लिख दीजिए RX, आपने रिडक्शन करवाया तो एक तो बना दो RH और साथ में क्या रिलीज कर दो HX। बस आपको रिडक्शन की रिएक्शन में R का मतलब रिडक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है बस कि अगर एल्काइल हैलाइड को किस रिड्यूसिंग एजेंट से करवाएं कि एल्केन बन जाए, तो आपको याद रखना है कि या तो आप ले सकते हो जिंक और HCl, या ले सकते हो Sn प्लस HCl, या ले सकते हो सोडियम अमलगम प्लस HCl, या ले सकते हो एल्यूमिनियम अमलगम प्लस HCl, या आप ले सकते हो जिंक और एसिटिक एसिड। इनमें से कोई भी केमिकल आप यूज कर सकते हो तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और मैं केमिकल बताऊंगा आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जी हाँ, हालांकि इसका यूज किसमें करते हैं आपको बताइए, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने में और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करने पे। अगर आपने LiLH छोड़ लिया एज ए एजेंट तो याद रखिएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन अगर आपने 1 डिग्री RX लिया या 2 डिग्री RX लिया तो बिल्कुल ये मिलके एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है, कौन कौन से रिड्यूसिंग ले सकते हैं जिसमें आप इसको बना सकते हैं। सेकेंड लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद रेड फास्फोरस एंड HI। आ जाइए, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करता हूं 2 मोल HI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो ये बन जाता है RCH3 H2O प्लस I2 की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं एल्डिहाइड से RCHO प्लस 4HI, टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है, तो बन जाता है RCH3 साथ में वाटर और आयोडीन। बैलेंस रिएक्शन जरूरत नहीं लिखने की। अगर हम RCOOH की रिएक्शन करते हैं 6HI के साथ में सेम कंडीशन में, तो भी बन जाती है RCH3 प्लस H2O प्लस I2। तो चाहे आप अल्कोहल का रिडक्शन कर लीजिए, एल्डिहाइड का कर लीजिए या कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लीजिए, ये तीनों केमिकल रेड फास्फोरस और HI से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिड्यूस होकर कोरस्पॉन्डिंग एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं इसमें रेड फास्फोरस का काम क्या है सर। बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि एल्केन का हेलोजिनेशन हो सकता है। भाई आप जानते हो कि RH प्लस I2, हालांकि रिएक्शन स्लो है फिर भी हो तो सकती है, RI प्लस H। इस रिएक्शन को रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, रेड फास्फोरस, क्योंकि जैसे ही रेड फास्फोरस होगा वो बनने वाले आयोडीन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, PI3। और आपको बताइए एल्केन कभी भी PI3 से रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते।
तो इसलिए रेड फास्फोरस आयोडीन को कैप्चर करने का, बनने वाले आयोडीन को क्लब करने का काम करता है। और लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि है, लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो है मेटल कार्बाइड्स की वाटर से रिएक्शन। अगर मैं मेटल कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करता हूं तो सर्टेन एल्केन्स बनती है बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट में कार्बन के जो कंपाउंड्स उनमें कार्बाइड्स भी आते हैं, कई टाइप के कार्बाइड्स होते हैं, आयनिक कार्बाइड्स, कोवलेंट कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। बहुत लंबी साइंस है इसके पीछे की। मैं बात कर रहा हूं केवल 2 रिएक्शंस के बारे में। अगर मैं बेरिलियम कार्बाइड पर वाटर का रिएक्शन करता हूं या एल्यूमिनियम कार्बाइड पर वाटर की रिएक्शन करता हूं तो मीथेन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इन कार्बाइड्स को मीथेनाइड्स भी कहा जाता है। आ जाइए, लास्ट रिएक्शन है 10th, फ्रॉम मेटल कार्बाइड्स। अगर मैं बेरिलियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर से करता हूं तो बन जाता है मीथेन प्लस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन करता हूं वाटर से तो बन जाता है 3 मोल मीथेन प्लस 4 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि इस रिएक्शन में बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों ही मीथेन गैस को दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ये मीथेनाइड्स कहलाते हैं बच्चों। ऐसे कार्बाइड जो वाटर से रिएक्शन करने पर मीथेन देंगे उनको क्या बोलते हैं? मीथेनाइड्स। कार्बाइड कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होते हैं एसिटिलाइड्स। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड या स्ट्रोंशियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन करूं तो बनती है एसिटिलीन। क्योंकि एसिटिलीन देते हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? एसिटिलाइड्स। तो कार्बाइड्स कई टाइप के होते हैं, मीथेनाइड्स, एसिटिलाइड्स, प्रोपाइनाइलाइड्स वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम एल्केन को 10 तरीकों से बना सकते हैं। हालांकि वीडियो लंबा हो गया थोड़ा सा, तो अगले जो बातें रह गई हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।